आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उसके हर अच्छे काम में बुराई निकाली जाती है। सीमा के कहे शब्द उसके दिलो दिमाग पर प्रहार करते से लग रहे थे। दीदी मंगलसूत्र और हार के एक सेट के साथ शादी के स्वागत समारोह का खर्च भी उठा रही हैं, तो क्या हुआ? सपना उनकी भी तो बहन है। फिर जीजा जी के पास तो 2 नंबर का पैसा है, उसे जैसे भी चाहे खर्चा करे। हमारी अभी 2 बेटियां हैं, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। सब जमा पूंजी बहन की शादी में ही खर्च कर दोगे या उनके लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? भाई के साथ हो रही सीमा भाभी की बात सुनकर सुधा अवाक रह गई थी तथा बिना कुछ कहे अपने कमरे में सीमा भाभी तो दूसरे घर से आई थी, लेकिन शुभम तो सगा भाई है, उसको तो विरोध करना चाहिए था। वह तो अपने जीजा के बारे में जानता है। ये ठीक है कि उसके पति राघव एक ऐसे विभाग में अधीक्षण अभियंता है जिसमें प्रमोशन पाना खोया हुआ खजाना पाने जैसा है, लेकिन सबको एक ही रंग में रंग लेना क्या सही है? क्या आज सच में सच्चे और ईमानदार लोग रह ही नहीं गए हैं? बाहर वाले इस तरह के इल्ज़ाम लगाए तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि उन्हें तो खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना ही है। पर जब अपने ही अपनों को न समझ पाए तो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आज उसे वह कहावत अक्षरश सही प्रतीत हो रही थी, वरना राघव का नाम उन्हें जानने वाले लोग आज भी श्रद्धा से लेते हैं। ट्रांसफर के साथ ही कभी कभी उनकी शोहरत उनके वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच जाया करती है। ऐसा नहीं है कि अपनी ईमानदारी की वजह से राघव को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। बार बार ट्रांसफर, अपने ही सहयोगियों द्वारा असहयोग, सब कुछ तो उन्होंने झेला है। कभी कभी तो उनके सीनियर भी उनसे कह देते हैं थे, भाई तुम्हारे साथ तो काम करना भी बहुत मुश्किल है, खुद को कुछ तो हालात के साथ बदलना सीखो। पर राघव ना जाने किस मिट्टी के बने थे कि उन्होंने बड़े से बड़ी परेशानी सही पर हालात से समझौता नहीं किया, ना ही सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से कभी डगमगाए। भावनात्मक पीड़ा सहने के बाद अगर कोई समय की धारा के साथ चलने को मजबूर हो जाए तो उसमें उसका नहीं बल्कि परिस्थितियों का दोष होता है। परिस्थितियों को चेतावनी देकर समय की धारा के विपरीत चलने वाला पुरुष बिरले ही होते हैं। राघव को उसने हालात से जूझते देखा था। यही कारण था कि राघव जैसा निष्ठावान व्यक्ति के लिए सीमा के वचन सुधा को असहनीय पीड़ा पहुंचा गए थे तथा उससे भी ज्यादा दुख भाई शुभम की मौन सहमति पाकर हुई थी। एक वक्त था जब राघव की ईमानदारी पर वह खुद भी चिढ़ जाती थी, खासकर तब जब घर में सरकारी गाड़ी खाली खड़ी हो और उसे रिक्शे से या पैदल बाजार जाना पड़ता था। उसके विरोध करने पर या अपनी दूसरों से तुलना करने पर राघव का एक ही कहना होता, सुधा यह मत भूलो कि असली शांति मन की होती है। पैसा तो हाथ का मैल है, जितना भी हो उतना ही कम है, फिर व्यर्थ की आपाधापी क्यों? वैसे भी सरकार से तनख्वाह के रूप में हमें इतना तो मिल ही जाता है कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत की पूर्ति करने के बाद भी थोड़ा बचा सके और इसी बचत से हम किसी जरूरतमंद की सहायता कर सके तो मन को दुख नहीं प्रसन्नता ही होनी चाहिए। इंसान को 2 वक्त की रोटी के अलावा और क्या चाहिए? राघव की बातें सुधा को हमेशा ही आदर्शवाद से प्रेरित लगती रही थी। भला अपने खून पसीने की कमाई को दूसरों पर लुटाने की क्या जरूरत है, खासकर तब जब वह सहयोगियों की पत्नियों को गहने और कीमती कपड़ों से लदे फदे देखती और किटी पार्टियों में काजू बादाम के साथ शीतल पेय परोसते समय उसकी ओर लक्ष्य कर व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकती। बाद में सुधा को लगने लगा था कि ऐसी औरतें गलत और सही में भेद नहीं कर पाती हैं। शायद वे ये भी नहीं समझ पाती कि उनका यह दिखावा उस काली कमाई से है जिसे देखना भी भले लोग पाप समझते हैं। सुधा के संस्कारी मन ने हमेशा राघव की इस ईमानदारी की दाद दी है। अचानक उसे वह घटना याद आ गई जब राघव के विभाग के ही एक अधिकारी के घर छापा पड़ा
और तब लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी मिलने पर उनकी जो फजीहत हुई, उसे देखने के बाद तो उसे भी लगने लगा कि ऐसी आपाधापी किस काम की, जिसके बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे। आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उस अधिकारी के बहुत से करीबी दोस्त, जो वफादारी का दम भरते थे, उस घटना के बाद उससे कन्नी काटने लगे। शायद उन्हें लगने लगा था कि कहीं उसके साथ भी वह भी लपेटे में ना आ जाए। उस समय उसकी पत्नी को अकेले ही उनकी जमानत के लिए भाग दौड़ करते देख यही लगा था कि बुरे काम का नतीजा भी अंततः बुरा ही होता है। आज सीमा की बातें सुधा को बेहद व्यथित कर गई। आज उसे दुख इस बात का था कि बाहर वाले तो बाहर वाले, उसके अपने घर वाले ही राघव की ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, जिनकी जब तब वह सहायता करते रहे हैं। दूसरों से इंसान लड़ भी ले, पर जब अपने ही कीचड़ उछालने लगे तो इंसान जाए भी तो कहाँ जाए। वह तो अच्छा हुआ कि राघव उसके साथ नहीं आए, वरना उनके कानों में सीमा के शब्द पड़ते तो सुधा को नींद नहीं आ रही थी। अनायासी अतीत उसके सामने चलचित्र की भांति गुजरने लगा। पिताजी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। अपनी पढ़ाई की कला के कारण वे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों में लोकप्रिय थे। वह शिक्षा को समाज उत्थान का जरिया मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं ली, पर अपने विद्यार्थियों की परेशानियों के लिए उनका द्वार हमेशा खुला रहता था। राघव भी उन्हीं के विद्यालय में पढ़ते थे। पढ़ने में तेज तथा धीर और गंभीर, अन्य विद्यार्थियों से अलग पढ़ाई में ही लगे रहते थे। पिताजी का स्नेह पाकर वह कभी कभी अपनी समस्याओं के लिए हमारे घर आया करते थे। ना जाने क्यों राघव का धीर गंभीर स्वभाव माँ को बेहद भाता था। कभी कभी वह हमें भाई बहनों को उनका उदाहरण भी देती थी। एक बार पिताजी घर पर नहीं थे। माँ ने उनके परिवार के बारे में पूछ लिया। माँ की सहानुभूति पाकर उनके मन का लावा फूट फूट कर बह निकला। पता चला कि उनकी माँ सौतेली है तथा पिताजी अपने व्यापार में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। सौतेली माँ से उनके दो भाई थे। उनकी माँ को शायद यह डर था कि उनके कारण उनके बेटों को पिता की संपत्ति से पूरा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। राघव की आप बीती सुनकर माँ द्रवित हो उठी थी। उसके बाद वह अक्सर ही घर आने लगे। राघव के बाल मन पर माँ की कही बातें इतनी बुरी तरह से बैठ गई थी कि वह अनजाने ही अपना बचपना खो बैठे तथा उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया, जिससे कुछ बनकर अपने व्यर्थ हो जाए, जीवन को नया मकसद दे सके। पिताजी के रूप में राघव को न केवल गुरु बल्कि अभिभावक और संरक्षक भी मिल गया था। अतः जब तब अपनी परेशानियों को लेकर राघव पिताजी के पास आने लगे थे और पिताजी के द्वारा मार्गदर्शन पाकर उनका खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। राघव के बार बार घर आने से हम दोनों में भी दोस्ती हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और वक्त के साथ ही हमारी दोस्ती प्यार में बदलती चली गई। राघव का परिश्रम रंग लाया। प्रथम प्रयास में ही उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हो गया और वह लखनऊ चले गए। राघव के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में उन्होंने ऐसी जगह बना ली है जहाँ से उन्हें निकाल पाना नामुमकिन है। पिताजी को मेरी मनोस्थिति पता चल चुकी थी, किंतु वह राघव पर दबाव डालकर कोई निर्णय नहीं करवाना चाहते थे और यही मत मेरा भी था। लखनऊ पहुंचकर राघव ने एक छोटा सा पत्र पिताजी को लिखा था, जिसमें अपनी पढ़ाई के जिक्र के साथ घर भर की कुशल क्षेम पूछी थी, पर चिट्ठी में कहीं भी मेरा कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद भी जो चिट्ठी आती मैं ध्यान से पढ़ती, पर हर बार मुझे निराशा ही मिलती। मैंने राघव का यह रुख देखकर अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया था तथा राघव को भूलने का प्रयत्न करने लगी। बीतने के साथ यादें भी धुंधली पड़ने लगी थी। मैंने भी धुंध हटाने का प्रयत्न न कर पढ़ाई में दिल लगा लिया। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो एक लिफाफा छोटी बहन सपना ने मुझे दिया। चिट्ठी पर जानी पहचानी लिखावट देखकर मैं चौंक उठी। धड़कते दिल से
लिफाफा खोला। लिखा था, सुधा, इतने वर्षों बाद मेरा पत्र पाकर हैरानी हो रही होगी, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेरुखी को तुम अन्यथा नहीं लोगी। हमने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, पर हमारे दिलों में एक दूसरे की चाहत की जो लौ जली थी, उससे मैं अनजान नहीं था। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, बस समय का इंतजार कर रहा था। आज वह वक्त आ गया है। तुम सोच रही होगी कि अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता था तो इतने वर्षों तक तुम्हें पत्र क्यों नहीं लिखा। तुम्हारा सोचना सच है, पर उन दिनों मैं इन सब बातों से हटकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहता था। मैं तुम्हारे लायक बनकर ही तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है तथा मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है। आज ही ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो अगले हफ्ते आकर पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग लूँ, लेकिन शादी मैं 1 साल बाद ही करूँगा, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तथा पिताजी से कुछ भी मांगना या लेना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम घर में कदम रखो तब घर में कुछ तो हो। घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत जरूरी सामान जुटाने के बाद ही तुम्हें लेकर आना चाहूँगा। अतः मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहीं कुछ दिन और करोगी, पर यह कदम मैं तुम्हारी स्वीकृति के बाद ही उठाऊँगा। एक पत्र इसी बारे में मैं गुरुजी को लिख रहा हूँ। अगर इस रिश्ते के लिए तुम तैयार हो तो दूसरा पत्र गुरुजी को दे देना। जब वे चाहेंगे मैं आ जाऊँगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद ही मेरे मन के तार झंकृत हो उठे थे। प्रतीक्षा की एक एक घड़ी काटनी कठिन हो रही थी। पिताजी को चिट्ठी दी तो वो खुशी से उछल पड़े। घर में सभी खुश थे। इतने योग्य दामाद की तो शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब सीधे साधे समारोह में मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में मैं विदा हो गई। माँ को मुझे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन राघव की जिद के आगे सब मजबूर थे। हाँ पिताजी जरूर अपने दामाद के हाँ पिताजी जरूर अपने दामाद के मनोभाव को जानकर गर्व महसूस कर रहे थे। शादी के कुछ साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। शुभम उस समय मेडिकल के पहले साल में था। सपना छोटी थी। माँ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पेंशन में देरी के साथ पीएफ का पैसा भी नहीं मिल पाया था। घर खर्च के साथ ही शुभम की पढ़ाई का खर्च चलाना माँ के लिए कितना मुश्किल था। तब अमर ने ही माँ की मदद की थी। तब राघव ने ही माँ की मदद की थी। राघव से मदद लेने पर माँ झिझकती तो राघव कहते, माँ जी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जब शुभम आपके लिए करेगा तो क्या आपको बुरा लगेगा? यद्यपि माँ ने पिताजी का पैसा मिलने पर जब तब मांगी रकम को लौटाया भी था, पर राघव को उनका ऐसे लौटाना अच्छा नहीं लगा था। उनका कहना था कि ऐसी सहायता से क्या फायदा जिसका हम प्रतिदान चाहे। अतः जब जब भी ऐसा हुआ मैं माँ के द्वारा लौटाई राशि को बैंक में सपना के नाम से जमा करती गई। यह सुझाव भी राघव का ही था। सपना उसके विवाह के समय केवल 8 वर्ष की थी। राघव ने उसे गोद में खिलाया था। वह उसे अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए सपना के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहते थे और साथ ही माँ का बोझ कम करने में अपना योगदान देकर उनकी सहायता के साथ गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना चाहते थे। वैसे भी हमारे 2 बेटे ही हैं। बेटी की चाह दिल में ही रह गई थी। शायद ऐसा करके राघव सपना की शादी में बेटी न होने के अपने सारे अरमान को पूरा करना चाहते थे। माँ की लौटाई रकम से मैंने सपना के लिए मंगलसूत्र के साथ हार का एक सेट भी खरीदा था, मगर स्वागत समारोह का सारा खर्चा राघव सपना को अपनी बेटी मानने के कारण कर रहे थे। पर यह बात मैं किस किस को समझाऊं? आज शुभम के मौन और नमिता की बातों ने सुधा को मर्माहत पीड़ा पहुंचाई थी। कितना बड़ा आरोप लगाया है उसने राघव की ईमानदारी पर। सुनियोजित बचत के कारण जिस धन से आज वह बहन की शादी में सहायता कर पा रही है, उसे 2 नंबर का पैसा कह दिया।
वैसे भी 20 साल की नौकरी में क्या इतना भी नहीं बचा सकते थे कि कुछ गहनों के साथ एक स्वागत समारोह का खर्चा उठा सके? इससे 2 नंबर के पैसे की बात कहाँ से आ गई? क्या इंसानी रिश्तों का, भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है? निज स्वार्थ में लोग इतने अंधे क्यों होते जा रहे हैं कि खुद को सही साबित करने के प्रयत्न में दूसरों को कटघरे में खड़ा करने में भी उन्हें हिचक नहीं होती। उसका मन किया कि जाकर सीमा की बात का विरोध करे, लेकिन सीमा के मन में जो शक का कीड़ा कुलबुला रहा है, वह क्या उसके विरोध करने भर से दूर हो जाएगा? नहीं नहीं, वह अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करेगी। यदि इंसान सही है और निस्वार्थ भाव से कर्म में लगा है, तो देर सबेर सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाएगी। अचानक सुधा ने एक फैसला लिया कि सपना की शादी के बाद वह इस घर से नाता तोड़ लेगी। जहां उसे तथा उसके पति को मान सम्मान नहीं मिलता, वहां आने से क्या फायदा? उसने बड़ी बहन का कर्तव्य निभा दिया है। भाई पहले ही स्थापित हो चुका है तथा 2 दिन बाद छोटी बहन भी नए जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अब उसकी या उसकी सहायता की किसी को क्या ज़रूरत? लेकिन क्या जब तक माँ है, भाई है, उसका इस घर से रिश्ता टूट सकता है? अंतर्मन ने उसे झकझोरा। आखिर वह दिन भी आ गया जब सपना को दूसरी दुनिया में कदम रखना था, वह भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको वह पहले से जानती तक नहीं है। जयमाला के बाद सपना और निखिल समस्त स्नेहजनों से शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे। समस्त परिवार उन दोनों के साथ सामूहिक फोटोग्राफ के लिए स्टेज पर जमा हुआ था। तभी निखिल के पापा ने एक सज्जन को निखिल के चाचा के रूप में राघव से परिचय करवाया, तो वह एकाएक चौंक कर कह उठे, राघव साहब, आपकी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे विभाग में मशहूर है। आज आपसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हो गया। मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे परिवार की बेटी हमारे परिवार की शोभा बनने जा रही है। निखिल के चाचा, जो राघव के विभाग में ही उच्च पदाधिकारी थे, ने यह बात इतनी गर्मजोशी के साथ कही कि अनायासी मंच पर मौजूद सभी की नज़र राघव की ओर उठ गई। एकाएक सुधा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मुड़कर सीमा भाभी की ओर देखा तो उसे शुभम की ओर देखते हुए पाया। उसकी निगाहों में क्षमा का भाव था या कुछ और, वो समझ नहीं पाई, लेकिन उन सज्जन के इतने कहने भर से ही उसके दिलो दिमाग पर पिछले कुछ दिनों से रखा बोझ हट गया। सुखद आश्चर्य तो उसे इस बात का था कि एक अजनबी ने पल भर में ही उसके दिल के उस दंश को कम किया जिसे उसके अपनों ने दिया था। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। ऐसा तो एक दिन होना ही था, पर इतनी जल्दी और ऐसे होगा, सुधा ने सपने में भी नहीं सोचा था। वास्तव में जीवन के नैतिक मूल्यों में कभी बदलाव नहीं होता। वह हर काल, परिस्थिति और समाज में हमेशा एक से ही रहे हैं और रहेंगे। यह बात अलग है कि मानव निज स्वार्थ के लिए मूल्यों को तोड़ता मरोड़ता रहता है। खुशी तो इसे इस बात की थी कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी जिंदा है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।